वेलकम बैक व्यूअर्स के हेल्दी मॉर्निंग। हम बड़े इंपॉर्टेंट इशू पर बात कर रहे हैं और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एक खातून का जो शी इज 31 और इस तरह उनको पेन कॉन्स्टेंटली रहता है। उन्होंने कहा था कि उनको बाएं हाथ में दर्द होता है, लेफ्ट साइड पे, और उनको उंगलियों में भी दर्द आता है। ये बड़ी ख़ास बात है। और अगर एक और बात उनसे पूछी जाती जो कि अब वो लाइन पर नहीं है, कि उसके साथ में उनको कोई टिंगलिंग की फीलिंग, क्योंकि पिन्स एंड नीडल्स जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं कि जैसे कोई चीज़ चुभ रही है और हट रही है, लग रही है और हट रही है, तो फिर ये बड़ा क्लासिकल पेन हो जाता, नॉन कार्डियक पेन, जिसको हम नर्व पेन कहते हैं। एक्चुअली जब उनका वेट भी थोड़ा ज़्यादा था, अगर आपको याद हो जी, तो जिन लोगों का वज़न ज़्यादा है और यंग एज में, ख़वातीन में दिल की बीमारियां बड़ी तेज़ी से बढ़ी हैं। इनफैक्ट मेनोपॉज के बाद ख़वातीन इतना तेज़ जंप लगाती हैं इंसिडेंस बढ़ाने में, मर्दों के बराबर होने में, कि ख़वातीन में दिल की बीमारियां मर्दों से ज़्यादा उस एज ग्रुप में बढ़ जाती हैं जो पोस्ट मेनोपॉजल है। लेकिन उससे पहले अभी भी दिल की बीमारी मर्दों में ज़्यादा कॉमन है जो यंग एज हैं, जिनको अभी मेनोपॉज नहीं हुआ है। अच्छा, अब ये समझिए कि दर्द की कैफियत बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि वो एंजाइना दर्द है, चूँकि जब मैंने कहा वो एफर्ट का पेन होगा, चलने से होगा, बैठने से ठीक हो जाएगा, हर वक्त नहीं रहेगा, उसका ख़ास तरीका होगा। उसमें अगर फिर भी उनके जहन में कोई डाउट हो तो एक बड़ा सिंपल टेस्ट है, और हम लोगों ने टेस्ट की वैसे तभी बातें नहीं की, थोड़ा सा इलाज के सिलसिले में, जिसको हम एफर्ट टेस्ट कहते हैं या स्ट्रेस टेस्ट कहते हैं, आम ज़बान में ETT कहते हैं, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट, कि एक मशीन पे थोड़ा सा आपको तेज़ ट्रेडमिल पे चलाते हैं, उस दौरान में आपकी ECG ली जा रही होती है, फिर आपको दर्द हो या ना हो हम उसके मोहताज नहीं हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि आपकी ECG में फ़र्क आया। जो उनका डिस्क्रिप्शन था बज़ाहिर वो नॉन कॉरोनरी या मस्कुलर टाइप का पेन था, एंड प्रॉबेबली उसकी वजह मेरे एक्सपीरियंस में उनकी गर्दन के मोहरे हैं, और अपना वज़न कम करना और एक्सरसाइज, सर्वाइकल पेन उसको, और उनको अपने वज़न कम करना होगा और एक्सरसाइज करनी होगी। और अगर ये सब चीज़ें रूल आउट हो जाती हैं तो एक अच्छा ऑर्थोपेडिक सर्जन, अच्छी फिजियोथेरेपी उनको बहुत हेल्प कर सकती है। अच्छा सर, जिस तरह इन्होंने बताया था कि इनको कॉन्स्टेंटली रहता है, तो जो कॉन्स्टेंटली रहता है वो हार्ट पेन तो नहीं हो सकता? बिल्कुल, ये बहुत ज़बरदस्त बात है, और यही फ़र्क है एक एक्सर्शनल पेन में, जो एक्सर्शन के वक्त हो और ठीक हो जाए, इमोशनल एक्सर्शन, फिज़िकल एक्सर्शन, बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा गम, ये भी थोड़ी देर को। असली में देखें ना, आप गौर करें होता क्या है, आपके दिल की रफ्तार तेज़ हो जाती है, चाहे दौड़ने से हो, चलने से हो, सीढ़ी चढ़ने में और बढ़ती है तो सीढ़ी में ज़्यादा दर्द होता है ज़मीन के मुकाबले में, ज़्यादा खुश हो जाए, दिल धड़ धड़ करे, थक जाएं, काली बिल्ली जंप लगा दें अंधेरे में, कुछ भी हो जाए, ऐसा कोई भी काम जो आप चौंक जाएं तेज़ी से, तो जैसे ही आप चौंकेंगे तो आपका दिल की रफ्तार तेज़ होगी, जैसे ही रफ्तार तेज़ होगी, दिल ज़ोर से जब धड़केगा उसको ज़्यादा ब्लड चाहिए होगा। और ये सारी कहानी सप्लाई और डिमांड की है। आपके बैंक में पैसे नहीं, आप खर्च भी नहीं करते, आपको क्या पता, आप जब खर्च करेंगे तो मालूम होगा ना कि ओ ये तो ख़त्म हो गए, तो वो एक्चुअली जो ये ओ ख़त्म हो गए जो है, इसको आम ज़बान में एंजाइना कहते हैं। अच्छा। और जब ये गए कि लो भाई मारे गए, यानी कि ख़त्म भी हो गए और वो जगह भी डेड हो गई जिसको खून मिलता था, इसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। सही, ठीक है। अच्छा, अब डॉक्टर साहब एक चीज़ मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट पूछनी है, वो ये कि अक्सर दिल का कोई भी सिम्टम नहीं होता, कोई भी सिम्टम नहीं होता, सडनली द पेशेंट डाइज बिकॉज ऑफ स्ट्रोक और हार्ट अटैक और स्ट्रोक। आप स्ट्रोक की बात करना चाह रही हैं, बिल्कुल सही। ये दो अलग बीमारियां हैं। हम ये कह रहे हैं कि इनके रिस्क एक हैं। मिसाल के तौर पे अभी मैं पिछले हफ्ते बीजिंग में था, चाइना में, और चाइना एक अजीब मुल्क है एशिया में। चाइना में सिगरेट बहुत ज़्यादा है, यानी चंद मुल्कों में से है जहाँ पाकिस्तान से ज़्यादा लोग सिगरेट पीते हैं। चाइना में ब्लड प्रेशर पाकिस्तान से ज़्यादा है, लेकिन हार्ट डिजीज़ पाकिस्तान से कम है, 100,000 लोगों में। नंबर में उनकी ज़्यादा, उनकी आबादी इतनी ज़्यादा है, ठीक है। अब आप चाइना से तो कोई मुकाबला नंबर में नहीं कर सकते, लेकिन जो पर 100,000 पॉपुलेशन में जो हार्ट डिजीज़ है वो पाकिस्तान चाइना से ऊपर है। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रोक में बहुत आगे हैं। अब इसकी क्या वजह है, इसके लिए बड़ी सख्त तहकीक की ज़रूरत है। जो DNA आपका है वो डिटर्मिन कर रहा है कि ये जो रिस्क हैं, ये जो रग को बंद कर रहे हैं, ये कौन सी रग को बंद कर रहे हैं। फॉर सम रीज़न ये कोरियंस, जापानीज़, ये जो रेस है, और चाइना, इन लोगों के अंदर कॉरोनरी सर्कुलेशन से ज़्यादा जेपर्डाइज होता है उनका ब्रेन का सर्कुलेशन। ठीक है, तो ये दो अलग बीमारियां हैं, लेकिन ओवरलैप है। 30-40% लोगों में, थर्ड लोगों में ओवरलैप है, दोनों चीज़ें। जैसे अभी वो डॉक्टर साहबा ने फ़ोन किया था, उनके वालिद के साथ जो मामला हुआ, उनको दिल की बीमारी भी थी और उनको स्ट्रोक भी हुआ, तो ये ओवरलैप है। रिस्क वही है, शुगर का इलाज, ब्लड प्रेशर का इलाज, कोलेस्ट्रॉल कम रखना, एक्सरसाइज करना, वज़न नहीं बढ़ने देना, एशियन वज़न नहीं बढ़ने देना। एशियन वज़न एक ख़ास वज़न है,
हम लोग जो हैं वो अजीब तरह के मोटे होते हैं। हम इस तरह मोटे नहीं होते जैसे यूरोपियन होते हैं जिन की तरह पूरे। हमारे हाथ पांव सूखे सूखे होते हैं और सारा मोटापा एक जगह पर होता है। एक्चुअली इसके लिए एक वर्ड सेंट्रल ओबेसिटी, इसके लिए एक टर्म बनाई गई है, एशियन, साउथ एशियन ओबेसिटी। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये साउथ एशियन लोगों का रिस्क है। ये साउथ ईस्ट एशियन का नहीं है बाय द वे, ये वो मलेशियन, इंडोनेशियन ऐसे नहीं होते। ये टिपिकल इंडियन, पाकिस्तानी, श्रीलंकन हम लोग ऐसे होते हैं। इसके लिए एक टर्म बनाई गई। तो ये देखिए ना, अब हम बात, अगर वक्त हो तो हम और बहुत बात कर सकते हैं कि हम लोग में दिल की बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं। हमारा मोटापा पेट पर आता है। तो हमारा मोटापा पेट पर आता है क्यों डॉक्टर साहब? मतलब हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि हमारा मोटापा पेटों पे ही आ रहा है सिर्फ? जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। इसकी वजह ये है, इसमें एक खास है कंडीशन जिसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसके अंदर हमारे जिस्म में इंसुलिन मुकम्मल तौर पे एक्टिव नहीं होता। हमारे यहाँ डायबिटीज़ का इंसिडेंस बहुत हाई है। हम लोग दुनिया का कैपिटल हैं डायबिटीज़ में। इंडिया और पाकिस्तान को अगर आप मिला लें, जिसको हम एक ज़माने में सब कॉन्टिनेंट कहते थे, तो अगर हम इसको मिला लें, अब साउथ एशिया कहते हैं, ये वर्ल्ड का कैपिटल हो चुका है डायबिटीज़ में। डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ी है। इसका वजह भी वही मोटापा, और मोटापे की वो किस्म जिसको सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं, या एब्डोमिनल, एक और टर्म है, डॉक्टर्स समझते हैं, अगर डॉक्टर्स भी देख रहे हैं ये प्रोग्राम में, मेडिकल स्टूडेंट्स, विसरल ओबेसिटी, और इसके लिए और टेक्निकल होना चाहिए तो विसरल एडिपोसिटी। ये हमारा मेन रिस्क है साउथ एशियन लोगों का। सही सर, डॉक्टर साहब ने सारे टर्म्स बता दिए। अच्छा, अब डॉक्टर साहब, एक पेशेंट जिसको एंजाइना का अटैक, अच्छा चलो भाई कॉल अटेंड करते हैं, फिर हम इस पर बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड अर्ली मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? जी मैं फैसल बात कर रहा हूँ कराची से। जी फैसल, कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक। आपका बहुत अच्छा शो चल रहा है। थैंक यू सो मच। बहुत ही मुफीद बातें बता रहे हैं। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। आई होप आप सीख रहे हो। अच्छा जी, हमारे मैं उनसे कुछ पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब से। बिल्कुल जी जी। बेसिकली मेरा कैबेज हो चुका है, बाईपास जिसे कहते हैं। ठीक है। 97 में हुआ था। उसके बाद फिर मेरी एंजियोप्लास्टी 2003। अच्छा ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर मुझे दोबारा एंजाइना की कंप्लेन दोबारा उन्हें दोबारा एंजियोग्राम किया उन्होंने। जी जी। उस पर मुझे कहा गया कि जी आपकी वेसल्स ब्लॉक हैं, कि इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, उसके इलाज की जो उन्होंने मुझे कहा डॉक्टर साहब ने कि प्रोसीजर होता है ESP, वो करवाना। मैं वो करवाने के लिए गया, ये सेंटर में कहीं होता है, और मैंने 2007 में वो करवाया प्रोसीजर, और उसके बाद मेरी तबीयत काफी बेहतर हुई। ठीक है। ये पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब से, ये जो नए प्रोसीजर आते हैं इसके बारे में कार्डियोलॉजिस्ट क्यों नहीं करते? तो बहुत फायदा हुआ, और बहुत से पेशेंट वहाँ तक इनको बहुत फायदा हुआ। जी जी बिल्कुल। इसके बारे में क्यों नहीं डॉक्टर साहब बताते? ठीक ओके, ठीक है जी, हम बता रहे हैं, कोई मसला नहीं है, अभी बता रहे हैं। हाँ, चूंकि इतने छोटे प्रोग्राम में आप हद तक बात कर सकते हैं, लेकिन आपके सवाल का जवाब एक और सवाल के जवाब से बिल्कुल मुत्तसिल है, एडजेसेंट है। हम लोगों ने ये बात की थी कि जब बाईपास हो जाता है तो मसला ख़त्म नहीं हो जाता, वो प्रॉब्लम फिर वापस आ सकता है। आप उसकी बेहतरीन एग्जाम्पल हैं, क्योंकि वापस आया मसला। जब वापस आया तो फिर एंजियोग्राफी हुई, ब्लॉकेज थी, एंजियोप्लास्टी की गई, फिर दोबारा वापस आया। यानी कि इनके बाईपास के बाद इनकी एंजियोप्लास्टी हुई, टारगेट लीजन्स को किया गया। इसको टारगेट लीजन्स इसलिए कहते हैं कि हम सब तो सही नहीं कर सकते, जो चीज़ गड़बड़ कर रही है उस जगह को हम सही कर दें। चलें, ये हुआ। अच्छा सर, एक आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर, एक जगह खराबी हुई, ब्लॉकेज आया, स्टेंट डाला, खोल गया, ठीक है, तो जरूर अब वो दोबारा से वो स्टेंट वाली जगह तो बंद नहीं होगी? नहीं, क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? वो भी बंद होगी और दूसरी जगह भी बंद होगी। उसके ऊपर नहीं, वो एथेरोमा उस पे भी देखिए, वो रिस्क फैक्टर जो थे जिसको आप प्रिवेंट कर रहे थे, वो प्राइमरी प्रिवेंशन था कि ना हो। अब हो गई बीमारी, हार्ट अटैक हो गया, बाईपास हो गया, एंजियोप्लास्टी हो गई। अब जब आप दोबारा से वही रिस्क फैक्टर हैं, वही जो आप याद कर रखे हैं, जो 5 बड़े मैंने आपको बदमाश बताएं, अब आप उनको कंट्रोल कर रहे हैं। 4 तो वो हैं, और 5वें को अब 1999 से हमने एक्सेप्ट कर लिया है ऑन इट्स फेस वैल्यू कि ये खुद भी है ओबेसिटी। और फिर साउथ एशियन अगर आप ऐड करना चाहें तो ब्रैकेट में वो भी ऐड कर लें, वो हम लोगों का अपना एक मसला है, ठीक है। अच्छा, मैक्सिकन लोगों का भी बाय द वे ये मसला है। अच्छा, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका में भी बहुत बड़ा इशू है, वहाँ भी बहुत रिसर्च इस पे हुई है, सेंट्रल ओबेसिटी पे। एनीवे, ये सारे रिस्क जो हैं वो आपको दोबारा बीमारी कर रहे हैं। उस दोबारा बीमारी का इलाज है दोबारा एंजियोप्लास्टी, ठीक है, जो आपकी की गई। मेरे पेशेंट्स हैं, कितने पेशेंट्स हैं जिनको दोबारा बाईपास किया गया, एक बाईपास फिर दूसरा बाईपास, ठीक है, तो ये भी एक तरीका है इलाज का। अच्छा,
एक और तरीका जिन्होंने ECP की बात की है वो एक ख़ास तरीका है जिसमें एक लेज़र के ज़रिए मायोकार्डियम पे छोटे छोटे होल कर देते हैं, और वो एक थ्योरी है जिसको दुनिया के बहुत से कार्डियोलॉजिस्ट नहीं मानते, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, प्लेसिबो इफेक्ट भी एक चीज़ होती है, जब आप कोई चीज़ शुरू करते हैं तो उससे एक कॉन्फिडेंस एक आपका होता है कि जी मुझे इससे फ़ायदा होगा। ट्रीटमेंट इज लाइक अ प्लेसिबो इफेक्ट? नहीं, बहुत से लोग बिलीव करते हैं कि बहुत फ़ायदा है, ठीक है, बहुत से लोग न्यूट्रल हैं मेरी तरह कि ठीक है अगर फ़ायदा है तो इस्तेमाल कर लीजिए, जब आप कुछ नहीं कर सकते तो ये कर लीजिए। कुछ लोग डेड अगेंस्ट हैं, वो कहते हैं कि इसका साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स देख रहे हैं तो हम कॉरोनरी आर्टरीज को भूल गए। हार्ट में इतना सारा ब्लड बीच में है, जब भी तो हार्ट है वो, तो क्यों ना इसी ब्लड को हम यूज़ करें मायोकार्डियम की सप्लाई के लिए। तो वो छोटे छोटे लेज़र के होल ऐसे जो बाहर से आते हैं और वो एक्चुअली उस इन्फ्लेम्ड हो जाता है वो एरिया, और वो थ्योरी ये है कि वहाँ पे छोटी वेसल्स डेवलप हो जाती हैं डैमेज की वजह से। अच्छा। और वो वेसल एक तरह से खून की सप्लाई करती हैं उस डायरेक्ट पूल में से। ये एक बहुत अजीब सा कॉन्सेप्ट है। जब ये शुरू किया गया तो लोगों ने शुरू में इसको फू कर दिया कि नहीं नॉनसेंस, ठीक है, लेकिन बहुत से लोग इसके बारे में बड़े कीन थे। बड़ी सारी स्टडीज़ की गई, बहुत बड़ी रैंडमाइज ट्रायल कोई नहीं हुए, कोई डाटा नहीं है हमारे पास रैंडमाइज ट्रायल्स का। छोटे छोटे ट्रायल्स हैं, उन ट्रायल्स में कुछ में फ़ायदा होता है कुछ में नहीं होता, लेकिन ये तो हम जानते हैं कि टेम्पररी फायदा है बहुत। चलिए जितना भी फायदा हो जाए। तो मैं वही कह रहा हूँ, मेरा ग्राउंड न्यूट्रल है। अगर मेरा पेशेंट कहे कि ये मैं उसको और कुछ ऑफर नहीं कर सकता, मैक्सिमम मेडिकल ट्रीटमेंट पर है, अब कोई वेसल जिसकी एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकती, बाईपास किसी वजह से नहीं कर सकते, अगर ठीक है वो ECP के लिए अगर वो सोचता है तो ज़रूर गो हैड, हैव इट डन। कुछ भी नहीं होगा तो इंसान को एक फीलिंग होती है कि इलाज स्टैंड्स फॉर, ये बेसिकली एक खास तरीका है इसमें काउंटर पल्सेशंस करते हैं वेसल्स के जरिए, और वो पूरे बॉडी पे वो कफ से जो होते हैं जी कफ करते हैं, फिर उसको रोटेट करते हैं और हार्ट की ब्लड सप्लाई को चेंज करते हैं, थोड़ी सी की मॉनिटरिंग। और इसी के साथ में जो ज़्यादा बड़े लोगों ने जिन्होंने स्टडी किया उन्होंने मायोकार्डियम में लेज़र के होल भी किए, वो भी कर दिए लो जी, ठीक है। वो लेज़र के होल बेसिकली वो एक कहने की बात है, कोई होल थोड़ी हो गया कि ब्लड रसना शुरू हो गया। बेसिकली एक छोटा सा एरिया ट्रॉमा किया जैसे लेंस पे करते हैं एक, और उसके ज़रिए से उसको न्यू रिवेस्कुलराइजेशन किया, यानी वो प्रोसेस किया कि जैसे डायबिटीज़ में रेटिना पे हो जाता है न्यू वेस्कुलराइजेशन, वहाँ तो मुसीबत हो जाती है ना, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है रेटिना से और ये वो, लेकिन वो नए वेसल डेवलप हो रहे होते हैं। और काउंटर पल्सेशन में चारों आपके हाथ पाँव को रोटेट करते हुए ख़ास तरह से प्रेशर दिया जा रहा होता है आपकी रगों में, और सेंट्रल प्रेशर को अल्टर किया जा रहा होता है। ये बहुत टेक्निकल चीज़ है, लेकिन हमें बात करनी चाहिए वो चीज़ की जो हम 99% यूज़ करते हैं, बाईपास, एंजियोप्लास्टी, और डोंट फॉरगेट दवाएं, और सबसे बढ़ के सबसे टेक होम मैसेज रिस्क फैक्टर्स, जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको मॉडिफाई कीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, वो ना टाइम खत्म हो गया, हमेशा खत्म हो जाता है, पता भी नहीं चला जी, और टाइम ऐसे ही खत्म हो गया, और अभी तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ पड़ा हुआ है बात करने को, बट क्या करें डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। लेकिन हम लोगों ने मैसेज तक तो ले आए ना, मैसेज तक तो ले ही आए आखिर में, डॉक्टर साहब ले ही आए जी, टीचर होने का नुकसान। सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर साहब, बहुत बहुत यू आर ऑलवेज वेलकम। अच्छा जी व्यूअर्स, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जी हमारे पास बेस्ट 5 का सेगमेंट है, स्टे ट्यून्ड।